आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरसी ग्रुप डी का पेपर है, जो कि 30 अगस्त 2022 को ये पेपर हुआ है। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अब तो यूट्यूब ने एक नया फीचर दे दिया है हाइप का। आप चाहें तो लाइक करने के बाद से एक हाइप का ऑप्शन आपको दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर दें। इससे क्या हो जाएगा कि वीडियो को बूस्ट अप होने में थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हाइप ज़रूर करें। तो चलिए इस पेपर के जितने क्वेश्चन हैं उनको मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 11,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो राशि कितनी है? तो आपकी राशि है 11,000 है। 4% के हिसाब से 2 साल का निकालना है, तो इसका 4% निकाल दूंगा। दूसरे साल के लिए भी 4% हो जाएगा। तो 4% निकालूंगा तो 11 चौक 44 यानी कि 440 हो जाएगा। 11,000 का 4% यहाँ पे भी निकालूंगा तो 440 हो जाएगा। फिर जो पहले साल का जो ब्याज मिला है वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा, इस पर भी 4% लगेगा। तो 4% होगा तो कितना हो जाएगा ये? तो 4 चौको 16 हो जाएगा। 4 चौको 16 और 1 17, एक स्थान पर दशमलव हो जाएगा, तो यानी कि 17.6 हो जाएगा। तो बस इन तीनों को जोड़ दीजिए, वहीं क्या हो जाएगा? आपका ब्याज हो जाएगा। तो 440 यानी कि 880 हो जाएगा। 880 में 17 जोड़ेंगे तो 897.60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालूं तो सारे ऑप्शन पे जो वैल्यू है वो क्या है? एक जैसी है, एक समान है, एक बराबर है। सिर्फ इसमें क्या है? तो डेसिमल जो प्लेस वैल्यू है डेसिमल की, वो सिर्फ अंतर है। तो मैं क्वेश्चन में देख देता हूँ कि डेसिमल कितने प्लेस पे है। तो 2 प्लेस यहाँ पे, 3 प्लेस यहाँ पे, यानी कि 5 स्थान पे दशमलव है। तो आंसर में देख लेता हूँ कि 5 स्थान पे दशमलव किस में है। तो देखिए इसमें तो 6 स्थान पे है, इसमें 4 स्थान पे है, इसमें 3 स्थान पे है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में 0.5 स्थान पे है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ट्रेनें क्रमशः पी और क्यू एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पहली ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेती है। तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी? तो जैसे मान लीजिए कि मैं चित्र से समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये पी है और ये क्यू है। ये इधर क्यू की तरफ जा रही है पी, और क्यू जो है वो पी की तरफ आ रही है। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पी की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, और जिसकी वजह से वो 80 किलोमीटर दूरी क्या होती है? अधिक तय करती है। तो ये 80 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करने में कितना समय लेगी? तो 8 घंटे का समय लेगी। यानी कि पी जो है वो 8 घंटे बाद यहाँ पे पहुँचेगा, और क्यू भी जो है उसी 8 घंटे में वो यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि बोल रहा है कि एक दूसरे पे मिलती हैं। तो कह रहा है कि पी और क्यू के बीच की दूरी। तो चूंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी? इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। तो 40 में 30 जोड़ूंगा तो 70 क्या हो जाएगी? इनकी नेट स्पीड हो जाएगी। और 8 घंटे में इनके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? तो 8 सत्ते 56 यानी कि 560 किलोमीटर क्या हो जाएगा? पी और क्यू के बीच की दूरी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदित्य और भास्कर 15,000 में एक कार्य को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। आदित्य अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है, जबकि भास्कर अकेले इसे 18 दिन में कर सकता है। चंद्रा की सहायता से वे इसे 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो कह रहा है कि चंद्रा का हिस्सा कितना होगा? तो सबसे पहले मैं इन तीनों की इफिशियंसी निकाल देता हूं, क्योंकि जब टाइम फिक्स होता है, समय जब फिक्स होता है, तो जिस इफिशियंसी में इन्होंने कार्य किया है उसी के रेशियो में आपको क्या मिलता है? लाभ में हिस्सा मिलता है। तो आदित्य कितने दिन में कर सकता है? तो 15 दिन में। भास्कर कितने दिन में कर सकता है? तो 18 दिन में। और चंद्रा की मदद से, यानी कि ए प्लस बी प्लस चंद्रा का अगर सी मानता हूँ तो इसकी मदद से 6 दिन में कर लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 18×5 = 90 हो जाएगा। 15 से भाग करूंगा तो 15×6 = 90 हो जाएगा। 18×5 = 90 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? 15। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी 6 निकल के आ गई, बी की 5 निकल के आ गई। तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? तो 6×5 = 11 हो जाएगी। इस 15 में से अगर 11 में घटा दूंगा
तो कितना हो जाएगा, 4 जो होगा वो किसकी इफिशियंसी निकल के आ जाएगी, तो चंद्रा की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। तो पूछ रहा है कि चंद्रा का हिस्सा कितना होगा, तो 4 और कितने में, तो टोटल इन तीनों की एक साथ एफिशिएंसी 15 है, तो 15 में 4 का हिस्सा पूछ रहा है। इस 15 की वैल्यू कितना दिया है, तो 15,000 दिया है, तो इसका मैं क्या करूँगा, इसमें गुणा कर लूँगा। तो भाग दूंगा तो ये 1000 बढ़ जाएगा, और 1000 में 4 का गुणा करूँगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 4000 रुपये निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि b के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण x² प्लस बी एक्स प्लस 9 के मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो मैं बता चुका हूं कि द्विघात समीकरण के मूल समान तभी होते हैं जब b² की वैल्यू 4ac के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो b क्या है, तो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी b है तो b² हो जाएगा। ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 4 इंटू a की जगह पे क्या है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दूंगा। c की जगह पे क्या है, तो 9 है तो 9 लिख दूंगा। तो यहाँ से b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 चौको 36 हो जाएगी। रूट लूँगा तो b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसको सरल कीजिए। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन को देखूंगा, उसके बाद से इसको सॉल्व करूंगा। तो मुझे दिख रहा है कि x² है, x है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो दिया है, तो मैं x³ को नहीं देखूंगा। तो यहाँ पे देखिए -3x² है, और यहाँ पे -7x² है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -10x² हो जाएगा। तो इसमें तो प्लस है तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो मैं x को नहीं देखूंगा। 28 और 28 प्लस माइनस बस देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे 12 माइनस में है, 16 यहाँ पे माइनस में है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो माइनस का 28 होगा। और माइनस का 28 ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 में दिया हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0 और 4x प्लस ky प्लस 2 बराबर 0 के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो जब दो इक्वेशन मैं लिख देता हूँ कि a1x प्लस b1y बराबर अगर c1 है, और a2x प्लस b2y बराबर अगर c2 है, तो इस कंडीशन में अगर कोई हल नहीं होगा तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, तो a1/a2 ये बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और ये दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये c1/c2 के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बस इसको क्या करिए, बराबर दिखा दीजिए। तो बराबर दिखाएंगे तो देखिए यहाँ से 2 से ये 2 गुना हुआ है, 4 हुआ है, तो इसी तरह 3 से 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो k की जगह पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तब जाके इसका कोई हल नहीं निकलेगा। और 6 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेडर ने एक व्यापारी से कुछ उधार लिए, उसके एवज में उसको 10,500 की धनराशि 1 वर्ष में दे है। यानी कि 1 वर्ष बाद, मान लीजिए कि p रुपये उसने लिया है, तो 1 वर्ष बाद उसको कितना देना है, तो 10,500 की धनराशि उसको देना है, जिस पे रेट कितना है, तो 6% उस पर ब्याज लग रहा है। कह रहा है कि जो ट्रेडर है वो 4 महीने बाद खाते का निपटान करना चाहता है, यानी कि ये चाहता है कि इस 4 महीने में इस राशि को निपटान कर दें, या इस राशि को हम दे दें। तो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 6% है तो उसे कितना भुगतान करना चाहिए, यानी कि 4 महीने में अगर वो देना चाहता है तो कितना उसको भुगतान करना चाहिए। तो देखिए, अगर इस हिसाब से उसकी राशि 100 होती तो उसको कितना देना पड़ता है, 1 साल बाद 106 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, तो अब जो है वो 4 महीने का यहाँ पे मैं रेट निकाल दूंगा। तो अगर 12 महीने का रेट अगर 6% है, तो 4 महीने का रेट कितना हो जाएगा, तो 3 से भाग कर दूंगा तो 2% निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर वो 100 है तो उसको देना कितना होगा, तो 102 देना होगा। तो 106 की वैल्यू कितना दिया है, तो ये दिया है, आपसे 102 की वैल्यू पूछ रहा है। तो बस मैं क्या करूँगा, 10,500 है, इसमें 106 से भाग करके और क्या करूँगा, 102 की वैल्यू पूछ रहा है तो 102 का गुणा कर दूंगा, और बस इसी को सॉल्व कर लूँगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट में आपको मान बताना है, तो अप्रोक्सीमेट में मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ। तो अगर मान लीजिए मैं इसको, अगर मैं इस 5 को अगर मैं 6 मान लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट के लिए मैं 6 मान लेता हूँ, तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो ये 100 बार चला जाएगा। 100 का अगर इसमें गुणा करूँ तो ये 10,200 क्या आ जाएगा, ये अधिक राशि आएगी, यानी कि इससे थोड़ी सी कम राशि होनी चाहिए। और अगर ऑप्शन पर देखें तो ये तो अधिक है, ये भी आपके अधिक है, ये तो काफ़ी कम है। तो इसके नज़दीक कौन सी वैल्यू है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया है इसके नज़दीक जा रही है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7, 12, 21 और x समानुपात में है तो x का मान कितना होगा। तो देखिए 7 का 3 गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, उसी तरह 12 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 7/12 ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 21/x के बराबर हो जाएगा। 7 से कट करूंगा तो 3 बार चला जाएगा, इस 12 का 3 में गुणा करूंगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से भी 36 निकल के आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बेलन का आयतन जो है वो 256 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और इसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो हमें पता है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो 256 पाई दिया है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एच की वैल्यू पूछ रहा है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, तो 256 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 8 है तो 8 इंटू 8 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 8 × 24 हो जाएगा, 1 16 और 2 के 16 हो जाएगा। 8 से भाग करूंगा तो 4 बार चला जाएगा। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीता, लता और माधुरी की आयु का जो अनुपात है वो 5:6:3 है। यदि उनकी औसत आयु जो है वो 42 वर्ष है तो लता की आयु कितनी होगी। तो लता की जो भी आयु होगी, यहाँ पे 6 दिया है तो इस 6 से क्या होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। और अगर ऑप्शन पे देखें तो 6 से सिर्फ एक ही वैल्यू विभाजित हो रही है, 54। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। आप इस तरीके से बिना इसको सॉल्व किए भी आंसर बता सकते हैं। बाकी अगर इसको सॉल्व करना है तो इन तीनों का क्या निकाल दीजिए, औसत निकाल दीजिए। तो 6 और 3 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14/3 क्या हो जाएगा, इनका औसत हो जाएगा। और क्वेश्चन में इस औसत की वैल्यू दिया कितना है, तो 42 दिया है। 14 से कट करूंगा मैं तो 3 बार चला जाएगा। 3 का 3 में गुणा करूंगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। आपसे 6 की वैल्यू पूछ रहा है तो 6 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 6 × 9 हो जाएगी। तो 9 × 6 = 54 क्या हो जाएगा, इस तरीके से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पाई चार्ट से क्वेश्चन है। आपको ये डायग्राम दिया है जिसमें यूपी, बिहार, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा से संयुक्त राज्य में ग्रीन कार्ड प्राप्त करने वाले लोगों को आपको दर्शाया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि दिल्ली से पलायन करने वाले लोगों की संख्या के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो दिल्ली आपका ये रहा, ठीक है। इसका जो प्रतिशत है वो कितना है, तो 30% है। तो यहाँ पे अगर इन सबको अगर मिला दूँ तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 360 अंश के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू अगर निकालूँ तो 360 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपसे दिल्ली यानी कि 30% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 360 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा और इंटू 30 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 0 से 2 0 आपका कट जाएगा। 36 × 108 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 108 अंश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत कितना होगा। तो औसत में भी क्या हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा। तो नया औसत कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। देखिए मैंने जब औसत पढ़ाया था तो आपको बताया था, तो जब भी आपकी सभी आंकड़ों में समान संख्या जोड़ी जाए, समान संख्या घटाई जाए या समान संख्या का गुणा या भाग किया जाए तो औसत जो प्राप्त होता है उसमें भी क्या हो जाता है, समान संख्या का गुणा, भाग, जोड़ या घटाना हो जाता है। तो सब में से 2 विभाजित किया जा रहा है तो औसत में भी क्या हो जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x उस न्यूनतम अभाज्य संख्या को दर्शाता है जिसे 4 से गुणा किया जाता है तथा 5 और 10 के लघुत्तम समापवर्त में जोड़ा जाता है। तो मैं यहाँ से x का मान निकाल देता हूँ। तो न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 सबसे न्यूनतम अभाज्य संख्या है, इसमें 4 का गुणा किया जाए तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। इसमें 10 को जोड़ना है तो 8 + 10 यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि y उस न्यूनतम विषम अभाज्य संख्या को दर्शाता है, यानी कि यहाँ से y का मान निकाल देता हूँ, जिसे 5 से गुणा, तो विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसका 5 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। आगे कह रहा है दूसरी न्यूनतम विषम अभाज्य संख्या में जोड़ जाता है, तो दूसरी न्यूनतम विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इसमें 5 जोड़ूंगा तो y का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देख लीजिए x जो है वो y से बड़ा है, तो 18x है, y 20 है, तो बड़ा तो नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। x + y की वैल्यू 10 है
तो यहाँ पे दिख रहा है 18, यहाँ पे दिख रहा है 20, जोड़ेंगे तो 10 कभी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। x और y बराबर हैं तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 18 है और ये 20 है। तो एक ही ऑप्शन बचा और ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि y और x का अंतर 2 है, तो बिल्कुल y और x का अंतर 2 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार निश्चित दूरी का 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तो कह रहा है कि 4 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो मैं मान ले रहा हूँ कि टोटल जो दूरी है वो 3x है, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी 1/3 दूरी मतलब कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बची दूरी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको किस स्पीड से तय कर रहा है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। इसको किस स्पीड से तय कर रहा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। और दोनों में टोटल जो समय लग रहा है वो कितने घंटे का समय लग रहा है, तो 4 घंटे का समय लग रहा है। बस इसको सॉल्व करके आपसे 3x की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि टोटल दूरी पूछ रहा है, तो 3x का मान हम निकाल देंगे। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये कितनी बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आपका x हो जाएगा प्लस 10 या 30 यानी कि 3x हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 4 के। 3x में x जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा। 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 30 निकल के आ जाएगी। आपसे 3x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 3 में 30 का गुणा करेंगे तो 90 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के मूलों का योग कितना होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होता है, तो -b/a होता है। तो b क्या है, तो x का कोफिशिएंट है। तो -2 करनी में 5 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 करनी में 5 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई a की जगह पे क्या है, तो √2 है, तो √2 कर दूंगा। ऊपर और नीचे √2 से गुणा कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √10 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मूलों का योगफल यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा रूट में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज PQRS में क्रमागत कोण P और Q के समद्विभाजक T पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण PTQ की माप कितनी होगी। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि मान लीजिए कि ये समांतर आपका चतुर्भुज है, ये आपका P है, Q है। तो इन दोनों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक यहाँ पे ये T पे मिलते हैं, तो इस कोण की माप आपसे पूछ रहा है। तो ये डायरेक्ट थ्योरम है, इस कोण की माप 90 अंश के बराबर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब ये देखिए आया कैसे, मैं समझा देता हूँ। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में जो कोण होते हैं आमने सामने के, ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2x मानता हूँ, तो ये छोटा वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा, x अंश का हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2x अंश का हो जाएगा। अब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है, तो एक तरफ के जो बने कोण होते हैं इनका योगफल किसके बराबर होता है, तो 180 अंश के बराबर होता है। ये मैं बता चुका हूँ। तो अगर ये 2x है तो ये पूरा कोण कितने अंश का हो जाएगा, तो 180 माइनस 2x हो जाएगा। तो ये छोटा वाला कोण कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि कोण का समद्विभाजक है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा। तो इस कोण की माप कितनी हो जाएगी, 90 माइनस x हो जाएगी। अब ये कोण पूछ रहा है, तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दूंगा। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 90 बचेगा। 180 में से 90 घटाएंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 90 अंश निकल के आ जाएगा। ये डायरेक्ट थ्योरम है, आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर 90 टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है। दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। तो ग्राहक ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी। तो मूल्य उस पर अंकित किया, कितना किया गया है, 1200। 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 9/10 हो जाएगा। 5% की फिर छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 95/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से कट करूंगा तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। 5 कम में 5 हो जाएगा। 4 45, 9 बार चला जाएगा। 2 से कट करूंगा तो ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो 19 9 171 हो जाएगा। 171 में 6 का गुणा कर देंगे, तो 6 का गुणा करेंगे तो 6 का में 6 हो जाएगा। 7 6 42 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 1026 में उसको मूल्य पर खरीदा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में 1026 दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है कि दी गई तालिका वर्षों में विभिन्न राज्यों XYZ विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर चयनित उम्मीदवारों की संख्या और उनके इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि वर्ष 2020 में विभिन्न राज्यों में चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या, तो 2020 ये है, इसमें चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या यहाँ से मैं जोड़ लेता हूँ इसको, तो 0 हो जाएगा, 8 और 9 17 को 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 6 15, 15 और 6 21, 7 28, 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि समान वर्ष में यानी कि 2020 में ही विभिन्न राज्यों में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो इन सबको जोड़ लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, 5 2 7, 7 6 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 को 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 2 5 6 और ये 7 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए जिसके साथ मैं बता चुका हूँ कि का या से लगा हो उसको हमेशा हर में रखते हैं, यानी कि बटे के नीचे रखते हैं। तो कितना हो जाएगा नीचे आपका 7800 हो जाएगा, और इसका कितना निकालना है तो 3270 कितना प्रतिशत है। तो 100 से क्या करूँगा मैं गुणा कर दूंगा, तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, भाग करूँगा मैं तो 8 चौको 32, यानी कि लगभग कितनी बार जाएगा 4 बार चला जाएगा, क्योंकि अगर 5 बार करूँगा तो ये अधिक हो जाएगा, तो 4 बार करूँगा तो 78 इंटू कितना हो जाएगा 4 कर देता हूँ मैं, तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 7 चौको 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा तो 31, यानी कि 312 हो जाएगा। 327 में से 312 अगर मैं घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 15 हो जाएगा, यानी 0 उतारूंगा तो 150 हो जाएगा। 78 दुना के अगर मैं करूंगा तो ये 150 से अधिक चला जाएगा, यानी कि 4 के बाद से और एक बार जाएगा, और 4 के बाद से एक सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिखा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू मैं निकालने नहीं जाऊँगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रूट में संख्या दी गई है, पूछ रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए। तो देखिए लास्ट में अगर देखूं तो इसके 1 है, तो कभी भी इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। अब इसमें जो दशमलव है वो 4 स्थान पे है, तो जब इसका रूट लेंगे तो दशमलव कितने स्थान पे हो जाएगा 2 स्थान पे दशमलव होगा, तो इसमें तो दशमलव है ही नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें दशमलव 1 स्थान पे है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो 0.2 स्थान पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में 1/4 पानी भरा है, यानी कि अगर बर्तन की क्षमता अगर 4 है तो उसमें 1/4 यानी कि 1 क्या भरा है पानी भरा है। कह रहा है कि इसमें 10 कप पानी डालने पर, जब इसमें 10 कप पानी डालते हैं तो क्या कह रहा है कि बर्तन 3/4 भर जाता है, यानी कि 4 से कितना हो जाता है ये 3 भर जाता है 4 में, ठीक है। तो देखिए 1 से कितना बढ़ गया ये तो 3 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा तो 2 बढ़ा, और कितने कप पे बढ़ा है ये तो 10 कप पे 2 बढ़ा है। आपसे पूछ कह रहा है कि बर्तन की क्षमता कपों में ज्ञात करिए। तो बर्तन की क्षमता 4 है, तो जब 2 की वैल्यू 10 कप के बराबर है तो इसे 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी 20 कप के बराबर हो जाएगी, और 20 कप यानी कि 20 किस में दिया है तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 7 और 245 है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि उसका गुणनफल कितना होगा। तो हमें पता है, हमने एक फार्मूला पढ़ा भी है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM होता है और इंटू HCF होता है, ठीक है। तो LCM कितना दिया है तो 245 दिया है, HCF कितना दिया है तो 7 दिया है, गुणा कर लेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 7 × 4 = 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, लास्ट में 15 आपका आना चाहिए, लास्ट में 15 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो ऑप्शन पे एक नज़र जरूर देख लिया करिए, इससे आपका कुछ समय बच जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का मान क्या होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ तो tan थीटा को लिख सकता हूँ sin थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूँ तो cos थीटा लिख सकता हूँ, और 1/tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ तो cot थीटा लिख सकता हूँ, cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ तो cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा लिख सकता हूँ। तो इसका इधर गुणा कर दूंगा, इसका इधर, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा तो cos थीटा और इंटू साइन थीटा बचेगा। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो cos ऊपर जाएगा तो sec थीटा के बराबर हो जाएगा, और sin थीटा ऊपर जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा तो cosec थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 4 में दिख रहा है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लॉट को 19,50,000 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। तो 20% की हानि होने का मतलब कितने के बराबर है? तो 80% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है? तो 19,50,000 क्या दिया है? 80% की वैल्यू दिया है। आपसे क्या कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 20% का लाभ का मतलब कितना है? तो 120% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बस सिंपल सा क्या करूँगा मैं, 19,50,000 इसमें मैं क्या करूँगा, तो 80 से भाग करूँगा और आपसे 120 की वैल्यू पूछ रहा है तो 120 का गुणा कर दूंगा। तो सिंप्लीफाई करूँगा तो 0 से 0 आपका कट जाएगा, 4 से कट करूँगा तो 4 × 12, 4 दूना के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 से अगर भाग करूँ तो 2 9 18, 1 15, 2 7 14, 1 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा और ये इसके साथ 3 0 हो जाएगा। गुणा कर लेता हूँ मैं तो 0 0 0 हो जाएगा। 5 × 15 को 5 हो जाएगा और 7 × 21 और 1 22 को 2 हो जाएगा। लास्ट में आपको 25,000 से ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 29,25,000 रुपये में जब वो उसको बेचेगा तो उसको 20% का क्या होगा? लाभ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुज का गुण नहीं है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि नहीं है। तो समरूप त्रिभुज क्या होता है कि सम मतलब होता है बराबर, रूप मतलब सकल सूरत में बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज ऐसे बना है और दूसरा त्रिभुज ऐसे बना है, तो दिखने में ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो इसको क्या हम बोलेंगे? समरूप त्रिभुज बोलेंगे। और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इनकी भुजाओं में समान अनुपात होता है। चाहे शीर्ष लंब की बात करें, चाहे लंब केंद्र की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, इनकी भुजाओं में समान अनुपात होता है। और जो इनकी भुजाओं में अनुपात होता है उसका अगर स्क्वायर करें तो इसके क्षेत्रफलों में वही अनुपात होता है। तो देख लेते हैं कि नहीं कौन सा होगा। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत कोणों के समद्विभाजक द्वारा प्राप्त संगत खंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बिल्कुल सही, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात होगा। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत कोणों के समद्विभाजक द्वारा प्राप्त संगत खंडों के अनुपात के बराबर होगा। ये गलत है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है, इनके खंडों के अनुपात के बराबर नहीं होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नहीं कह रहा है तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा अगर पढ़ लें तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा संगत शेष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास क्या है? तो 42 मीटर है। तो व्यास अगर 42 मीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी आधी यानी कि 21 मीटर हो जाएगी। गोले का आयतन कितना होता है? तो 4/3 × πr³। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। r³ यानी कि 21 × 21 × कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा मैं तो 7 × 21, ये आपका 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो जो भी आपका आंसर आएगा, यहाँ पे 4 दिख रहा है तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। इसके लास्ट में 37 है, इसके लास्ट में भी 37 है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होंगे। अब इन दोनों के ऑप्शन में लास्ट वाली जो अंक है वो क्या है? अलग अलग है। तो सिर्फ लास्ट वाला अंक में देख लेता हूँ क्या आएगा। तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। 8 में 1 का गुणा करूँगा 8, 8 में 1 का गुणा करूँगा 8, लास्ट में 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि a के घाते 10 इंटू बी के घाते -7 इंटू सी के घाते -4 डिवाइडेड बाई a के घाते -5 इंटू b² इंटू सी के घाते 5 का सरलीकृत रूप ज्ञात करिए। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद से क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए, जब a के घाते -5 ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 10 पहले से है, 5 जुड़ जाएगा तो a के घाते 15 होना चाहिए। इसमें a के घाते 15 है, इसमें a के घाते 5 है तो ये नहीं होगा, इसमें भी a के घाते 5 है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब b को देख लेते हैं। तो b पहले से -7 है, ये जब 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है क्योंकि, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, माइनस का 9, इसमें तो प्लस का 9 है तो ये आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी तरीके मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उस तरीकों की अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से 30 अगस्त 2022 को जो आरआरसी ग्रुप डी का पेपर हुआ था 3rd शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।